आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। भारत आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की। उन्होंने विदेशी सामानों के बहिष्कार पर जोर दिया, देसी अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इशारों इशारों में अमेरिका और चीन को एक कड़ा संदेश दिया। दुनिया को यह बता दिया कि अब भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। सवाल ये कि आज भारत को इसकी जरूरत क्यों है? क्या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए विदेशी सामानों का बॉयकॉट जरूरी है? क्या आत्मनिर्भर भारत की दिशा में विदेशी सामान देश की निर्भरता में रोड़े बन रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि गांव-गांव जाकर व्यापारियों को यह शपथ दिलानी होगी कि वो विदेश की जगह स्वदेशी को बेचे और लोगों को भी विदेशी सामान की जगह स्वदेशी पर भरोसा करना होगा। तभी हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेदारी सिर्फ सेनाओं की नहीं, बल्कि 140 करोड़ देश के नागरिकों की है, जो कि अपने एक फैसले से देश की किस्मत को बदल सकते हैं। आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की कही बात सुन लीजिए। विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। तो भारत 24 भी आपसे ये अपील करता है कि देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी को निभाने के लिए भारत 24 के मेड इन इंडिया अभियान से आप जुड़िए। देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। मतलब न्यू इंडिया का विजन, भारत 24 का मिशन। आप भी बने भागीदार, मेड इन इंडिया के बने हिस्सेदार। यानी देसी अपनाइए और भारत को सुदृढ़ बनाइए। तो आज दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आइए उन सवालों का जिक्र करते हैं जो कि चर्चा का हिस्सा रहेंगी। पहला सवाल यह है कि नए भारत का संकल्प मेड इन इंडिया ही विकल्प? विकास का मोदी मंत्र, हारेगा विदेशी षड्यंत्र। मोदी की ललकार, स्वदेशी सब करेंगे स्वीकार। बॉयकॉट से थर्ड अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था का सपना होगा साकार। भारत में स्वदेशी बाजार, यूएस चीन की मनमानी पर वार। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता निखत अब्बास, प्रोफेसर अश्विनी महाराज स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं। शुरुआत करना चाहूंगी चारू आपके साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक विजन देखा आत्मनिर्भर भारत का, और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया था। क्या आज प्रधानमंत्री ने जब फिर से आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो सिर्फ इसे एक विजन नहीं बल्कि विकास की जमीन पर उतरता हुआ एक मिशन बताया? और क्या यह पूरी तरीके से आज की तारीख में व्यवहारिक नजर आता है कि हम चीन और अमेरिका जैसे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए काफी आगे बढ़ चुके हैं? पूर्णिमा जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आज मोदी जी ने वापस से मेरे फेवरेट वर्ड का इस्तेमाल किया, और मेरा मानना यह है कि भारत की जो जर्नी रही है उसमें एक शब्द जन भागीदारी,
इस शब्द का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जन भागीदारी देखिए कितना खूबसूरत शब्द है, कितना सुंदर शब्द है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश की प्रगति में, हमारे देश की उन्नति में हम सबकी भागीदारी है। अगर हम सब लोग मिलकर अपना कर्तव्य निभाएंगे तो बहुत ही तेजी से भारत अपने लक्ष्य को पाएगा, बहुत तेजी से हमारा देश विकसित हो जाएगा। और पिछले कुछ सालों से इसके ऊपर हमारा फोकस भी बढ़ गया है। अगर हम ये देखें पूर्णिमा जी की इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में हमारे एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ गए हैं, 3 गुना हो गए हैं केवल पिछले 4 सालों में, 3 गुना। हम अगर ये देखें कि आईफोन्स हमारे देश में कितने बनते हैं, 14% से लेकर आई थिंक 18% तक आईफोन दुनिया भर के अब हमारे देश में बनने लगे हैं। डिफेंस सेक्टर में हम जहां पर पहले इंपोर्ट्स पर फोकस रहते थे, अब हम दुनिया के टॉप 25 एक्सपोर्टर्स में से एक हो गए हैं। और बहुत सारे सेक्टर्स में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, हमने बहुत तेजी से प्रगति करी। और इस प्रगति करने की जो सीक्रेट है, जो वजह है, वो सिंपल है, वो है जन भागीदारी, वो है आत्मनिर्भरता। और ये विजन हमको देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनकी आभारी हूँ। देखिए, एक जो जंग होती है वो बहुत सारे एंड्स पर जीती जाती है, बहुत सारे फ्रंट्स पर लड़ी जाती है। एक हमारी मिलिट्री लड़ रही है बॉर्डर्स पर, कुछ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है जो लोग सोशल मीडिया पर लड़ते हैं, मीडिया नैरेटिव्स के द्वारा लड़ते हैं। एक लेकिन जंग होती है आजकल की दुनिया में, जो एक इकोनॉमिक जंग होती है। इसमें भी भारत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ अगर हम आत्मनिर्भरता को जोड़ देते हैं तो मुझे मालूम है हमारे देश को कभी मुड़कर पीछे देखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, जो इंडिजिनस हमारा प्रोडक्शन था उसने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया है। इनफैक्ट इसकी तारीफ दुनिया के कोने कोने से हमारे पास आई है। निखत भी हमारे साथ मौजूद है। निखत, आज प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम में 140 करोड़ भारतवासियों की जन भागीदारी भी होनी चाहिए और उन 140 करोड़ भारतवासियों में एक निखत अब्बास भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील में निखत अब्बास खुद को कहां देखती हैं? क्योंकि कांग्रेस ने शुरुआत से, चाहे मेक इन इंडिया हो या पीएलआई जैसी स्कीम्स हो, इनका एक पार्टी के तौर पर जरूर इसका विरोध किया, एक विपक्ष के तौर पर इसका जरूर विरोध किया। लेकिन आज भारत के बढ़ते कदम 140 करोड़ भारतवासियों में से एक निखत अब्बास को कितने मजबूत दिखते हैं? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी, आज पहली बार मैं इत्तेफाक रखती हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से कि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ सेना का ऑपरेशन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का संकल्प है। और मैं ये मानती हूं, मैं इत्तेफाक रखती हूं उनकी बातों से। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं, जैसे कि आपने भी मुझसे सवाल पूछे, कि क्या ये भाषणों तक सीमित है, कि क्या वाकई हम व्यापार नीतियों में मोदी सरकार इसमें ये असर दिखाएगी मेक इन इंडिया के लिए? क्योंकि जहां तक आंकड़े कहते हैं तो हमें पता है कि किस प्रकार चाइना लगातार पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवादियों को पनाह देता है उसके समर्थन में उतरकर आया। पहलगाम पर एक शब्द उन्होंने नहीं बोला और किस प्रकार चाइना बॉर्डर्स पर लगातार हमारे देश में घुसपैठ करता रहता। लेकिन उसके बावजूद पूर्णिमा जी, उसके बावजूद 101 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट हम आज भी चाइना से लेते हैं और 99 बिलियन यूएस डॉलर के डेफिसिट में, ट्रेड डेफिसिट में भारत है चाइना के साथ। ही मैं आपको आंकड़े दे रही हूं जो सार्वजनिक उपलब्ध है। चारू जी, आप सब जाकर देख सकते हैं। आप मुझे बताइए, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, सोलर सेल हो गया, दवाइयां हो गई, आज भी हम चीन जैसे देश पर निर्भर हैं। यूएस की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम ट्रेड पूरे जहान में, पूरी दुनिया में किसी से करते हैं तो भारत यूएस से करता है। इंपोर्ट करते हैं हम 45 बिलियन यूएस डॉलर का। और उसके बावजूद आप देखिए, ये यूएस वही है जो आतंकवादी हमला होता है भारत पर और पाकिस्तान को जाकर आईएमएफ से फंडिंग दिलवाता है। 8 दफा कभी ट्रेड पर धमका चुका है, कहता है, कभी ये कह देता है कि टिम कुक को कि जाकर भारत में निवेश मत करो या मैन्युफैक्चर मत करो, या ये कह देता है सीज फायर मैंने करा है। उपहास उड़ाने का काम लगातार यूएस के राष्ट्रपति ने भारत के साथ करा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे हम यूएई की बात कर लेते हैं, आज ही की खबर है, कोई पुरानी नहीं है। यूएई के साथ हम 3rd लार्जेस्ट ट्रेड करते हैं। हम कम से कम इंपोर्ट करते हैं, पूरा जो बिजनेस करते हैं हम ट्रेड, वो 85 बिलियन यूएस डॉलर का है और ट्रेड डेफिसिट में है भारत 12 यूएस डॉलर का। लेकिन फिर भी आप देखिए, आप पाकिस्तान की कूटनीति की जीत देखिए और मोदी सरकार की हार देखिए कि पाकिस्तान को दुबई, यूएई ने 5 साल का वीजा दे दिया है कि हाँ, आप
आपको मल्टी एंट्री भी मिलेगी, आपको निवेश करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही जो मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उस पर। अब कुवैत की बात कर लेते हैं। भारत बिजनेस करता है, ट्रेड करता है 14 बिलियन यूएस डॉलर का, और ट्रेड डेफिसिट में 6 बिलियन यूएस डॉलर का, लेकिन फिर भी हम ट्रेड कर रहे हैं कुवैत के साथ। मुझे 30 सेकंड दीजिएगा आखिर। हम ट्रेड करते हैं कुवैत के साथ, और कुवैत जाकर पाकिस्तान का वीजा तो अनबैन करता ही है, और साथ ही साथ लेबर ट्रीटी भी साइन करने जा रहा है। इंडिया और टर्की के ट्रेड की अगर हम बात करें तो 10 बिलियन यूएस डॉलर का, इंडिया और बांग्लादेश की ट्रेड की बात करें तो 12 बिलियन यूएस डॉलर का। सबने देखा, जग जाहिर है कि किस प्रकार बांग्लादेश और टर्की भारत के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भी खड़े नहीं हुए। तो ये बात है ना, मोदी सरकार ने ना सिर्फ कठोर कदम मुझे लगता है उठाने का एक नाटक तो करा है, पर लगातार जो हमारे सहयोगी देश हैं वो कैसे दुश्मन देश को, आतंकवादी देश को फंडिंग दिए जा रहे हैं, उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, उनको बढ़ावा दिए जा रहे हैं, उनके सपोर्ट में आए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्गर दिख रही है मोदी सरकार से ज्यादा। तो मुझे लगता है भाषणों की बात ना करके आज नरेंद्र मोदी जी को ये जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार, क्योंकि आपने कुछ बातों का जिक्र किया, और क्योंकि आपने कुछ बातों का जिक्र किया, जब आती हो चारू थोड़ा सा प्लीज आज मैं अपने लिए भी एक मोमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि जब निखत से मैंने पूछा कि 140 करोड़ भारतवासियों की जन भागीदारी, और उसमें खुद एक निखत अब्बास हैं, तो उसमें मैं पूर्णिमा मिश्रा भी शामिल रहती हूँ। तो इसीलिए निखत ये भी बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि 2014 में हमारे पास सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्रीज थी, आज हम 270 प्लस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रहे हैं। एप्पल जैसे ब्रांड्स हैं आईफोन 15 को असेंबल कर रहे हैं भारत में आके। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण इतना ज्यादा हुआ है कि हमने 400 से ज्यादा डिफेंस सिस्टम के आयात पर हमने प्रतिबंध लगाया, और इसके साथ हमने घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित किया। 2024 में 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा रहा। फार्मा वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से आज की तारीख में जाना जाता है। चाहे सौर ऊर्जा हो, रिन्यूएबल हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत की छलांग साफ तौर पर नजर आई है। बड़े बड़े ऐसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैं जिनकी अगुवाई इस वक्त भारत करता हुआ नजर आ रहा है। एमएसएमईज हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, डिजिटल हमने कैसे आत्मनिर्भरता को हासिल किया है, अंतरिक्ष में हमारी आत्मनिर्भरता कैसे नजर आई है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, खिलौना उद्योग में, ये तमाम बदलाव भारत देश देख रहा है। और ये उन 140 करोड़ भारतवासियों की भागीदारी का नतीजा है। चारू, मैं बिल्कुल अग्री करती हूं कि अभी तो बहुत दूर जाना है, लेकिन इस बहुत दूर जाने में हमने बहुत शानदार तरीके से चलना शुरू कर दिया है, और इस बात का जिक्र बार बार होना चाहिए। बिल्कुल पूर्णिमा जी, धन्यवाद आपका ये आंकड़े सबके सामने रखने के लिए। और मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ मैं भारतीय हूँ, और मोदी जी के हर संकल्प में अपना योगदान बढ़ चढ़कर करूंगी। निगत बता नहीं पाई अपना योगदान क्या करेगी। निगत की एक बात से मुझको आपत्ति है, आज भी ये कहती है पाकिस्तान की कूटनीति की जीत हुई। अरे भाई निगत, आप भारतीय हो, इस देश में हो, इंडिया में बैठी हो, आज आप ही के पार्टी के एमपीज देश के, दुनिया के कोने कोने में जाकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। कम से कम अपनी पार्टी लाइन चेक कर लीजिए। इस तरीके के स्टेटमेंट्स देने से पहले यहाँ पे बैठकर पाकिस्तान की वाहवाकारी मत करिए। पार्टी बदलने से ना इंसान नहीं बदल जाना चाहिए। आपने बहुत सारे आंकड़े दिए पूर्णिमा जी, लेकिन उन आंकड़ों में मैं 2 चीजें बहुत जल्दी से बताना चाहती हूँ। पूरी दुनिया की 50% वैक्सीन की नीड्स हमारा देश पूरा करता है। अमेरिका की बात निगत कर रही थी, अमेरिका की 40% जेनरिक मेडिसिन की नीड हमारा देश पूरा करता है। चाहे मोबाइल बनाने की बात हो या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, दोनों में वी आर द सेकंड लार्जेस्ट लीडिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। आप डिफेंस की बात करते हो, 1 साल में 32% इंक्रीज हुआ है हमारे एक्सपोर्ट्स में, 32%। और हाँ, हमें बहुत आगे तक जाना है, लेकिन हमारी जो छलांग रही है पिछले कुछ समय में वो भी बहुत बड़ी रही है। आज हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 3री बनने जा रहे हैं। और अगर सचमुच सब लोग अपना योगदान देंगे तो अपने एम से पहले बन जाएंगे। समस्या यहाँ पर लेकिन ये आ जाती है, क्यों कुछ लोग रहते भारत में है लेकिन तरफदारी पाकिस्तान की करते हैं, अपना कोई योगदान देने की बात नहीं करते, दूसरों के काम में दखल अंदाजी और उंगली लगाने का, पिन चुबाने का काम करते हैं। भाई मत करिए। अगर आज आपकी सेना जीती है ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये आपकी भी जीत होनी चाहिए। आप यहाँ बैठकर जय पाकिस्तान मत करिए, आप उसके पर्दे के पीछे बैठकर उनकी जीत की वावाकार मत करिए। निगत, आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू। ठीक है निगत, जल्दी से 1 मिनट में प्लीज जवाब दीजिएगा। अश्विनी जी फौरन उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ सर। निगत जी,
मुझे कोई शौक नहीं है चारू जी, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो आप नैरेटिव प्रोपोगेट करते रहते हो ना कि पाकिस्तान की वाहवाही, नहीं करनी। पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने का जज्बा मैं रखती हूं, आप पता नहीं रखती होंगी या नहीं रखती होंगी, खैर हो गई पर्सनल बात। लेकिन आ जाते हैं, क्योंकि आपने कहा वाहवाही नहीं, मैं बता रही हूं कि किस प्रकार यूएस, चीन, बांग्लादेश, तुर्की, अलग अलग देश लगातार पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हुए थे और भारत के देश भारत के समर्थन में आपकी सरकार ने उस पर कुछ नहीं बोला। सुनिए, मैं पूर्णिमा जी किसी के बीच में नहीं बोली, इस प्रकार डिबेट आपने पूर्णिमा जी चुप कराइए, आप इन्हें चुप कराइए, बात सुनेगा, आपको गलत नहीं बोलने दूंगी। 200 देश खड़े हैं भारत के चारू जी, समर्थन में। मुझे चारू जी आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकती हूँ, चारू जी आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकती हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा बुलंद रखती हूँ, तो मेरे बीच में देश के साथ बोलने की जरूरत है। मैं पूर्णिमा जी क्या बोल सकती हूँ? असभ्य तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट क्यों करने चारू लगते प्लीज हैं? इनकी मुझे बात, समझ नहीं आता। चारू इनकी बात मैं प्लीज। सवाल पूछ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बौखला जाते हैं। निकट अपनी आप बात इन्होंने को कहा देश की, अरे मैं तो चाहती हूँ कि मेरा देश आगे बढ़े, और मैं क्या 140 करोड़ जनता चाहती है कि मेरा देश लगातार आगे भी बढ़े और आत्मनिर्भर भी हो जाए, पर कैसे होगा? नहीं तो पर क्या राहुल गांधी भी ऐसा ही चाहते हैं? निकट राहुल गांधी भी ऐसा चाहते हैं क्या? पूर्णिमा जी सुनिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। पूर्णिमा जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं। ठीक है, चारू इनकी बात होने दीजिए। चारू 10 सेकंड दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं। इनकी बात पूरी होने दीजिए। पहले चाइनीज ड्रोन याद कर लीजिए, उसके आगे बोलिएगा। ज्यादा आप बोल रही हैं। मुझे 10 सेकंड दीजिए पूर्णिमा जी, आप ना हैकल करें और ना चारू जी हैकल करें। चारू अरे इतनी बौखलाहट क्यों है चारू जी? ठीक है, अपनी बात निकट अपनी बात पूरी करेंगे, निकट अपनी बात पूरी करेंगे। चारू प्लीज, बार करने से डिबेट नहीं तो आप मुझे ठीक है, चारू प्लीज, चुप रहिए और फैक्ट सुनिए। ठीक है, चुप रहिए और फैक्ट सुनिए। आराम से सरकारी आंकड़े देखो, अपने सरकार के आंकड़े सुन लो, मेरी मत सुनो, सरकार के आंकड़े सुन लो। 2.5 लाख, पूर्णिमा जी 2.5 लाख आज भी एवरेज इनकम सालाना लोगों की 2.5 लाख है। ठीक है, एक सेकंड प्लीज, चारू प्लीज बात पूरी होने दीजिए। चारू बात पूरी होने दीजिए। चारू प्लीज, चारू बात होने मालूम है दीजिए आप कौन सी पार्टी से आती है? जहां पर मुझे कोई ये बात बोलते हैं कि नहीं, वो जिस पार्टी से आती है, आप जिस पार्टी से आती है, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष उसी हिसाब से रखिए। ये बोला कि सेना नतमस्तक है मोदी के चरणों में, तो मत बोलिए, निकल मत बोलिए। मैं बोलने पे आऊंगी तो अपनी पार्टी के नेताओं के सामने आप अपनी, मैं बता नहीं पाऊंगी कि किस प्रकार आप लेट्स स्टिक टू फैक्ट्स प्लीज, अपनी बात को पूरा मैं तो आ रही फैक्ट बोलने दीजिए ना पूर्णिमा जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि बेरोजगारी का दर, जो युवा बेरोजगार है वो 45% है भारत में आज की तारीख में मोदी सरकार में। जो एवरेज इनकम है युवाओं की सालाना वो 2.5 लाख पर सीमित हो गई है, और 41% जो संपत्ति है पूरे देश की वो महज 1% लोगों के पास है, और फूड इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई 12% हो गए। ये सिर्फ मोदी सरकार ही करा सकती थी। मोदी है तो सही बात है, मुमकिन है। और इन्होंने मुझ पे कहा कि आप कैसे ट्विटर हैंडल, आप बताइए ना, विजय शाह ने कैसे कह दिया कर्नल सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहनें, क्या करा आपकी पार्टी ने? देवड़ा ने कैसे कह दिया, उप मुख्यमंत्री ने, कि सेना नतमस्तक है नरेंद्र मोदी के चरणों में, आपने क्या करा मुझे बताइए? रामचंद्र जागड़ा ने कैसे कह दिया कि हमारे जो वहां पर लोग शहीद हुए थे पहलगाम में, उनकी पत्नियां डरपोक थी, उनमें दिल नहीं था, जज्बा नहीं था, शौर्य नहीं था, नहीं तो वो ऐसे गोलियां ना खाने देती, उनमें क्या करा आपकी पार्टी ने? और सड़कों पे आपके नेता क्या कर रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है चारू प्लीज, चारू 2 सेकंड मुझे प्लीज, 3 मेहमान मेरे पास और हैं। मैं समझती हूँ आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए काउंटर्स हैं, बट प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। अश्विनी महाजन साहब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल होने की बात की। बहुत पहले प्रधानमंत्री की तरफ से नारा दिया गया और उसके बाद भी कई मंच से प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। आज भी ये प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि गांव-गांव जाकर व्यापारियों को ये शपथ दिलानी होगी कि वो विदेशी की जगह स्वदेशी को बेचें, और लोगों को भी विदेशी सामान की जगह स्वदेशी पर भरोसा करना होगा। इसमें भारत की कामयाबी किस हद तक आप देखते हैं बीते 11 सालों में? भारत जब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो इस मिशन को, इस विजन को धरातल पर लाने की उपलब्धि इस लीडरशिप में कैसी देखते हैं सर आप?
अश्विनी जी के पास एक बार मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये राष्ट्रपति भवन से इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पद्म अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पद्म अवार्ड समारोह इस वक्त आयोजित हो रहा है राष्ट्रपति भवन में, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है पद्म अवार्ड से। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे अश्विनी महाजन जी जुड़ेंगे, अश्विनी जी अगर आप मेरे सवाल सुन चुके हो तो जवाब सर। अश्विनी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? अश्विनी जी प्लीज कंफर्म कीजिएगा सर। ठीक है, अश्विनी जी के पास मैं जाने से पहले एक बार प्रेम कुमार सर आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी निकट ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है कि चीन इस देश के अंदर इसीलिए बैठा है क्योंकि मेक इन इंडिया विफल हो गया है। भारत उत्पादन करने से इनकार कर रहा है और मुझे चिंता है कि भारत एक बार फिर इस क्रांति को चीन को सौंप देगा। किसका स्टेटमेंट सर ये था? और दूसरा, आज आत्मनिर्भर क्षेत्र में भारत मजबूती के साथ जैसे आगे बढ़ रहा है, जिसने एक बड़ा योगदान दिया भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को एस्टैब्लिश करने का। कैसे आप देखते हैं भारत के इस विजन को और इस स्टेटमेंट को, जो कि भारत सरकार के मेक इन इंडिया कैंपेन को खराब बता रहा है? देखिए, ये बयान राहुल गांधी का कुछ समय पहले का था और निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि जो है वो प्रतिशत रूप में बढ़ी नहीं, कमतर रही, आंकड़े हैं। और जब दो कार्यकाल की हम तुलना करते हैं तो मनमोहन सिंह के रिजीम में 7.5% का ग्रोथ रेट 10 साल का था और मोदी जी के रिजीम में ये 6.5% से थोड़ा कम का है। तो ग्रोथ रेट में स्पष्ट रूप से ढलान है। रही बात आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। एक आया कि चौथे नंबर के कि हम अर्थव्यवस्था हुए, हालांकि इसका क्लैरिफिकेशन भी है कि अभी नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, तो उस पर भ्रम बना हुआ है। तो फिर भी हम 4.2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गए, चौथे नंबर पे बन गए हम, मान लीजिए। तो हम इस ग्रोथ को भी देखें तो 5वें से चौथे आने में 6 साल लगे हैं। समझिए, 6 साल में हम 5वें से चौथे आए हैं और इसका कारण हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं रहना है, ये है। उसके बाद हम ये देखें कि जो ओवरऑल हमारा बाजार है, आत्मनिर्भरता है, कौन नहीं जानता। हम रोज घरेलू चीज़ों में देखते हैं, दिवाली आ जाए, होली आ जाए, चाइनीज के ही तो पटाखे होते, खेल की चीज़ें होती, और ऐसे आंकड़ों में भी $100 बिलियन से ज़्यादा चीन का ये करते हैं, आयात करते हैं। जब गलवान वाला कांड हुआ था उस समय भी ये कहा गया था, स्वदेशी पर जोर दिया गया था, नारा दिया गया, इसी तरीके से नारे दिए गए थे कि हम स्वदेशी करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन वो चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाया गया था, मगर चाइना से कारोबार बढ़ा घटा नहीं, रूट भी चेंज हुआ लेकिन कारोबार बढ़ता गया। तो ये नारा वाकई क्या ईमानदार नारा है? हम तो चाहते हैं कि विदेशी वस्तुओं को, चाइनीज वस्तुओं की जगह हमारी वस्तुएं आए, मैन्युफैक्चरिंग हब बने, लेकिन क्या रियल में मैन्युफैक्चरिंग हब बना है? क्या रियल में मेक इन इंडिया बना है? क्या हम असेंबल करके मेक इन इंडिया बनेंगे? सबसे बड़ा उद्योगपतियों में एक अडानी आते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं देश में, कहीं भी कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते, सबसे बड़े उद्योगपति। ऐसे उद्योगपतियों का से देश का कैसे भला होगा जो मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में करे ही नहीं। तो ये बड़ा संकट है कि मैन्युफैक्चरिंग रियल में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो 2014 से पहले क्या अप्रोच थी चीन पर निर्भरता के? सर नहीं, आप अगर इस बात से खुश हैं कि 2014 का जो अप्रोच था वही मोदी जी लेके चल रहे हैं, आप मान लीजिए। नहीं, मुझे तो क्योंकि जो समझ में आता है सर, 10वीं या 11वीं अर्थव्यवस्था हम हुआ करते थे 2014 में, और आप मुझसे ज्यादा बड़े जानकार हैं। आप मुझसे ज्यादा बड़े जानकार हैं, तो 2014 में हम लोग शायद 10वीं या 11वीं हुआ करते थे सर, और फिर उसके बाद आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने किस किस को पछाड़ा?
सर सबसे पीछे हमने किस किस को किया है आप मुझे बता दीजिए। ऐसे बहुत सारे अब देखिए, यूके, फ्रांस इसको जैसे इस देश, तरह यूके से और फ्रांस समझ जैसे लीजिए। देश। सुन लीजिए, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि 2007 में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी ठीक है। 2014 में 2 ट्रिलियन थे ट्रिलियन सर। हुए। हाँ। फिर अगले 7 साल में हमको 4 होना चाहिए था, डबल होना चाहिए। डबल होने का टेंडेंसी हर 6.5-7 साल में रहता है, लेकिन और हम नहीं हुए। 2004 से 14 तक सर हम कौन से नंबर की ये इकोनॉमी? नंबर तो वही कह रहे हैं, जब 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जब हम क्रॉस करते हैं तो 3 ट्रिलियन के आसपास जितने भी देश थे मेरा वो ये पीछे सवाल हुए। मेरा ये तो सवाल वही उत्तर है। मेरा ये सवाल इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आपने 2014 से 24 का जिक्र किया कि हमें इतने सालों में हम कहां तक पहुंचे, इसीलिए 4 से 14 का प्रश्न इसी बात मुझे को हम वाजिब लगा कि क्लैरिफाई पूछना करते चाहिए। हैं कि जो 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी हुई, तो 3 से ऊपर के जितने आसपास के थे सबको हमने सुपरसीड किया और वो संख्या 11 से आई, 5वें पर आई। लेकिन ये जो हुआ, जो शुरुआती दौर में पहले टर्म में मोदी जी के, ये क्या पहले टर्म में जो उपलब्धि आई ये पिछली सरकारों की उपलब्धि का परिणाम है। अगर ये इनके कार्यकाल की उपलब्धि का परिणाम होता तो हम सिर्फ 5 से 1 पायदान पर नहीं चढ़ते पिछले 6 साल में। ठीक है, चारों 30 सेकंड्स प्लीज, फिर उसके बाद मुझे अश्विनी महाजन जी से एक प्रतिक्रिया जरूर लेनी है, वो बहुत कम देर के लिए हमारे साथ। चारों। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अर्थव्यवस्था को ऐसा समझते हो कि जादू की छड़ी उठाई हिला दी और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया जादुई तरीके से। ऐसे नहीं होता है, काम करना पड़ता है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान हमारे जीडीपी में 21% तक बढ़ चुका है, नियरली 21%। आपको याद होना चाहिए था, मोदी सरकार के पहले कोई जोर नहीं था इंडिया में कुछ भी प्रोड्यूस करने का, था ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये कल्चर ही नहीं था। अभी थोड़े समय पहले आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, मैं आपको ये भी याद दिला दूं, मनमोहन जी के समय पर इन्फ्लेशन 8.25 से नीचे कभी हुआ नहीं। इस बार अप्रैल 2025 का इन्फ्लेशन 3.16 का है, लोएस्ट सिंस 2019 आफ्टर कोविड। आप अभी जो आंकड़े दे गए थे इसमें आप भूल गए हैं कि पूरी दुनिया में स्लो डाउन हुआ है कोविड के 2 से 3 साल में, ये आंकड़े आप भूल गए हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ये भी बता दूं, चाहे ईपीएफओ का डेटा हो या ईएसआईसी का डेटा हो, पूर्णिमा जी ये डेटा बिल्कुल साफ रूप से दिखाता है कि हमारे देश में एक साल में ईपीएफओ के द्वारा 1.45 मिलियन नए जॉब लगे हैं और ईएसआईसी जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब्स है, बैंक अकाउंट खुलते हैं, इसके द्वारा 5.9% इंक्रीज हुआ है, 1.63 मिलियन नए जॉब लगे हैं। ठीक है, चारू थोड़ा सा रोकूंगी निकट आपका जवाब लेने से पहले। अश्विनी जी अगर आप मेरा सर सवाल पहले सुन चुके हो तो मैं उसको दोहराऊंगी नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू। अश्विनी जी बताएं, प्रश्न पूछें। अश्विनी जी, मैंने सवाल आपसे ये पूछा था पहले कि प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल होने का नारा बहुत पहले दिया था, आज एक बार फिर से उस बात को उन्होंने दोहराया, गांव-गांव तक ये बताने की बात की कि कैसे वो देसी को अपनाएं और जो स्वदेशी है उसको अपनाएं और कैसे विदेशी को किनारे रखें। आपको लगता है कि गांव-गांव तक जब ये मुहिम पहुंचेगी, बीते 11 सालों में सरकार में ये बड़ा बदलाव आत्मनिर्भर भारत की तरफ कैसे इन इलाकों में खासतौर पर देखने को मिला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत 24 को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने इस स्वदेशी के विषय को इतनी प्रमुखता से स्थान दिया है और वो स्थान इसलिए दिया है कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है। 1991 से लगातार स्वदेशी जागरण मंच इस बात को दोहरा रहा है कि अगर इस देश का विकास हो सकता है तो स्वदेशी संसाधनों के साथ हो सकता है, स्वदेशी प्रज्ञा के साथ हो सकता है, स्वदेशी कौशल के साथ हो सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो युद्ध हुआ, जो हमने उन पर आक्रमण किया और उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसमें कोई विदेशी सामान नहीं था। जितना भी जो भी हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया तो वो भारत में बने थे। तकनीकी सहयोग दूसरे देश का भी था, लेकिन वो भारत में बने और भारत से बड़ी संख्या में आर्मेनिया और दूसरे देशों में अभी भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो आकाश तो पूर्णतः भारतीय था, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके कारण उन्होंने सैकड़ों यहाँ पर ड्रोन्स भेजे। ड्रोन्स हमारे धरती तक छू नहीं पाए और हमने जितना आक्रमण उन पर किया उनमें से एक भी हमारा फेल नहीं हुआ। इसके कारण पूरी दुनिया में एक धूम मची है और वही देश, वही अमेरिका, वही यूरोप के देश जो लगातार पिछले सालों में
रूस और यूक्रेन के युद्ध को हवा दे रहे हैं कि हाँ हाँ आप लड़िए, उनको वहां पर कोई शांति को खतरा दिखाई नहीं देता है। लेकिन भारत ने 4 दिन में जो पराक्रम दिखाया, उनको 4 दिन में ही पूरी विश्व शांति को खतरा दिखाई देने लगा। इसका कारण यह है कि पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की मांग बढ़ने वाली है। आज तक जो पूरा एकाधिकार इन पश्चिम के देशों ने करके रखा है प्रतिरक्षा के सामान के निर्यात पर, वो मोनोपोली टूटती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आज इस बात की हमें समझ डेवलप होनी चाहिए कि दुनिया में अगर भारत अपना परचम लहरा सकता है तो वो स्वदेशी के आधार पर ही लहरा सकता है। ठीक है सर। उसके लिए मेरा ये निवेदन है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो, केमिकल्स का क्षेत्र हो, सोलर का क्षेत्र हो, विंड एनर्जी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और स्वदेशी ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के इस अपील का पुरजोर समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं जी सर, कि उन्होंने देशवासियों को इस बात के लिए जागरूक करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि सर्वेश जी आपके पास आते हुए, इसमें प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया, जो विजन दिया, इसमें क्या आपको कोई एक पॉलिटिकल एंगल भी दिखता है? अगर पॉलिटिकल एंगल उनका नहीं तो क्या कांग्रेस का दिखता है, अगर वो आत्मनिर्भर भारत का विरोध करती रही? तीसरी बड़ी बात कि क्या हम अगर विदेशी सामानों का बॉयकॉट करते हैं या स्वदेशी पर अपनी निर्भरता को और ज्यादा बढ़ाते हैं तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के हम बहुत करीब, बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। पूर्णिमा जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। निखत अब्बास ने अभी एक बात कही थी कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हमसे अच्छी है। ये अपने नेता की ही जुबान बोलेंगी, क्योंकि अगर हम रक्षा उत्पाद में आज अग्रणी हुए हैं, ये 23,000 करोड़ से ऊपर का जो हमने बेचा है बाहर में डिफेंस प्रोडक्ट, ये कांग्रेस के समय में क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस ये श्रेय लेती है ना कि हमने सेल बनाया, भेल बनाया, गेल बनाया, डीआरडीओ बनाया। तो बनाया तो इतने दिन से आप कर क्या रहे थे? आपके रक्षा मंत्री भारत के पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे पास लड़ाकू विमान खरीदने के पैसे नहीं है, और जब हम यहां पे बना के ब्रह्मोस रसिया से कोलैबोरेशन में, उसमें 65 से 70% जो है वो भारत का योगदान है, बेचते हैं, तब आपके नेता जो राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं ये जो शेर है ये बब्बर शेर नहीं है, ये दहाड़ता नहीं है। भाई 10 साल देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री रहे, एक इकोनॉमिस्ट रहे। उस समय की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? कहा जाता था फ्रेजाइल इकोनॉमी है भारत की। जिस समय तिगड़ी कहा जाता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया, माननीय मनमोहन सिंह जी और पी चिदंबरम ये देश की अर्थव्यवस्था को उभारेंगे। अभी हमारे एक महोदय ने बोला कि जो 2014 में ग्रोथ हुआ वो तो कांग्रेस की सरकार की देन है। अरे भाई साहब, तो जब से आजादी हुई तब से तो कांग्रेस थी। अगर आपने, जवाहरलाल नेहरू जी ने इतने सारे इंस्टीट्यूशन बनाए तो उसमें हमें ग्रोथ क्यों नहीं दिखा? 1990 में चाइना आगे बढ़ा, आज उसका जो 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हम अभी 4 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचे हैं। तो इसमें किसका आप कमी बताती हैं? बीजेपी को तो मान ले ये 11 साल हुआ, वाजपेयी जी का 4 साल बोल रख लीजिए या 5 साल, सब मिला के बाकी के सालों में तो कांग्रेस ने देश में राज किया। क्यों नहीं इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि आज हम चाइना के साथ खड़े होते इंडस्ट्री के मामले में? लेकिन नहीं, अपने समय की जो अर्थव्यवस्था थी उसको आप फ्रेजाइल 5 में रखते थे, और जब आप हम बढ़ रहे हैं तो आप यहां पे कहोगे कि हमें तो 2 ही ट्रिलियन डॉलर आप बढ़े हो। अरे भैया, पूरे विश्व में मंदी छाई हुई है, लेकिन भारत का बड़े बड़े जिस एजेंसी की बात आप करते हो वो कह रहा है कि भारत 6.5% की दर से जीडीपी आगे बढ़ेगा, फिर भी आपको उस पर विश्वास नहीं है। आप पाकिस्तान की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, कितने मार के गिरा दिए। अरे आपके 1971 में जब हमारे इतने फाइटर पायलट शहीद हुए, हमारे इतने फाइटर पायलट गए, 1 इंच भी भूमि ले पाए क्या पाकिस्तान से? हम ना चाइना में आपने भूमि दे दिया। तो जब बात आती है तो हर बात होनी चाहिए। अगर ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ हमारा है $100 बिलियन का, तो ये निर्भरता किसने की भाई?
ठीक है। 12 या निखत 15 जवाब साल के बीजेपी के कार्यकाल ने नहीं की है। इसका सारा श्रेय कांग्रेस को जाएगा। ठीक है। इतने दिनों से आपने हमें क्यों नहीं इक्विप्ड किया? आज हम स्वदेशी की बात करते हैं तो ये सचमुच प्रधानमंत्री जी ने कहा है केवल सरकार लेवल पे नहीं हो सकता, भारत का हर एक आम जनमानस को आना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और एक चीज आपने कही ना, गुजरात के व्यापारियों पे लगाया जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पे जाके उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की और भारत में लाके प्रोडक्ट बेचा। उन्होंने वहां पे कहा है कि गांव-गांव जाएंगे, सभी को शपथ दिलाएंगे। ये बात पूरे देश के व्यापारियों के लिए एक मैसेज है और इस मैसेज को समझना चाहिए। मेरा नाम है कि इनका नाम है? ठीक है, जवाब दे दीजिए निखत, जवाब दे दीजिए। नहीं, झूठी इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं आप जवाब। अरे झूठी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। आपने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान का डिप्लोमेसी भारत से अच्छा है? आप अपने नेता की बात बोल रहे हो। झूठी इंफॉर्मेशन आपने कैसे बोला मेरे बारे में? चुप कराइए पहले, इन्हें चुप कराइए। पूर्णिमा जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, बोलेगा निखत। अरे झूठ बोलेंगे तो झूठ ही बताऊंगी ना। अरे झूठ पर तुम बोलते थे भाई, जब तुम्हारी सरकार थी तो क्यों नहीं इकोनॉमी के ऊपर लेके आए? मुझे ये बता दो, क्यों नहीं राहुल गांधी 10 साल मनमोहन सिंह के सरकार में था ना, ये इकोनॉमी क्यों नहीं ऊपर होके आई? क्यों नहीं चौथी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी क्यों बोला जा रहा था? सर्वेश जी देखिए, इस बात को तो ठीक है, नहीं निखत आप अपनी बात को पूरा करिएगा। कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता जितने झूठ पूरे दिन में बोलते हैं, अगर ये देश के लिए काम कर लिए होते तो आज हमें चाइना से $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट नहीं झेलना पड़ता। ये बिल्कुल अलग अलग दो बातें हो सकती हैं। सुन लो ना, कानों में से रुई निकालो, मुंह में दबा लो। अच्छा ठीक है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार के समय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत सारे रिवोल्यूशनरी स्टेप लिए गए। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। पूर्णिमा जी बता दूं, आंकड़े दे दूं? बोलिए निखत। धन्यवाद। अब ट्रेड डेफिसिट पे बात कर लेते हैं और मैं दोबारा रिआइट्रेट करूंगी ये बात को कि पढ़ के आते तो जानकारी दुरुस्त होती। 2004 से 14 के बीच में ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 25 से 30 बिलियन $US का था मेरे भाई। 2024 में 99 बिलियन $US का है मोदी सरकार के अंडर। पहली बात। दूसरी बात, आपने जीडीपी की बात करी। मनमोहन सरकार में लगातार जो एवरेज जीडीपी थी वो 7.5% थी और मोदी सरकार के कार्यकाल में 11 सालों में जो एवरेज जीडीपी रही है वो 6 रही है। मैं 11 साल का बता रही हूं। दूसरा, इन्होंने एक और बात बोली, एवरेज इन्फ्लेशन की बात कर रही थी यहां पर चारू जी, मैं उनको जवाब दे देना चाहती हूं। मनमोहन जी की सरकार में 4 से 8% रही थी इन्फ्लेशन, लेकिन मोदी सरकार के अंतर्गत तो 8% लगातार 7 से 8% कांस्टेंट रही है, माने ज्यादा रही है। इन्फ्लेशन नंबर ज्यादा होता है तो महंगाई ज्यादा होती है। और इंपोर्ट्स की बात करें डिफेंस पर, इंपोर्ट जो डिफेंस मनमोहन सरकार में हम लिया करते थे वो 5 से 6 बिलियन $US का था और मोदी सरकार में जो डिफेंस के लिए हम इंपोर्ट्स लेते हैं वो 10 बिलियन $US का है। और आखिरी ये इसलिए ले रहे हैं आपने तो हमें फाइटर प्लेन खरीदने से मना कर दिया। आपकी सरकार घोटाला। पहली दफा ऐसा हुआ है कि 9% तक दर बढ़ा है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। इंसान नियत नहीं बदलनी चाहिए। बार आपको एक ही बात बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे मालूम है आपको राहुल गांधी की बातों में हाँ में हाँ मिलानी है, लेकिन आप फैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज मुझे मालूम है आपको नरेंद्र मोदी की बातों में हाँ में हाँ मिलानी है। आज हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट बढ़ गए हैं 32% एक साल में, क्योंकि हमने वहां पे मेहनत। अरे मैन्युफैक्चरिंग 2.5% तक गिर गई है आपकी सरकार में। 8% होती थी मनमोहन सरकार में, आपकी सरकार में 2.5% मैन्युफैक्चरिंग गिर गई है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो टेक्नोलॉजी और R&D में आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना था? और फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी क्यों हो रहा था भाई, ये तो बता दीजिए सर। R&D और टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा सेक्टर है जहां पर निवेश, जहां पर स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में टेक्नोलॉजी और R&D पर कितना सरकार पैसा खर्च करती थी? अगर R&D और टेक्नोलॉजी में कांग्रेस की सरकार में निवेश ना हुआ होता ना पूर्णिमा जी, तो एम्स नहीं बना होता, DRDO नहीं बना होता, हम लोगों ने इतनी बड़ी उड़ानें नहीं भर ली होती, लगातार एविएशन सेक्टर इतना आगे ना बढ़ रहा होता, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमसे ज्यादा आगे ये नहीं है। इनकी सरकार में 2.5% तक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की गई है, मनमोहन सरकार में 8% थी। तो मुझे इनको बताने की जरूरत तब पड़ेगी जब ये पढ़कर आएंगे। जब पढ़कर ही नहीं आएंगे, कहते हैं ना जो सो रहा हो तो जगाएंगे आप उसको। चारू जल्दी से जवाब देंगे। कहां से
पढ़कर सर, आती है, इसके ठीक है, टॉपिक का हो सकता है डॉसियर सारी दुनिया से कुछ अनोखा होता हो, लेकिन 2019 से 23, केवल 19 से 23 में इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट ट्रिपल हुए, निगत 3 गुना हुए हैं। मैं नहीं जानती आप अपने डॉसियर कहां से पढ़ती हैं, लेकिन इस समय पर जब ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, आपकी पार्टी के भी बहुत सारे बीजेपी के मीडिया सेल से नहीं पढ़ती, वहां झूठ होता है, जाकर बात कर रहे हैं। मनीष तिवारी ने आज आपके नेता राहुल गांधी की बात को झूठा साबित करा है। आज उन्होंने स्पष्ट रूप से करा है ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। हमारे डीडीएमओ की बात हुई थी। बात ये है ना कि जब आपने झूठ का पल्ला इतनी सख्ती से पकड़ रखा है, जैसे आपके नेता ने पकड़ रखा है, आपको कोई कुछ समझा नहीं सकता। बिल्कुल ठीक आपने कहावत बोली, सोते को जगाया जा सकता है। आपकी पार्टी में सब सोने का नाटक करते हैं, इसीलिए आपको हम कुछ समझा नहीं सकते। देश को समझ आ गया है, देश को समझ आ गया है, इसलिए तीसरी बार मोदी सरकार ने सरकार बनाई है इस देश में। अश्विनी जी कुछ जोड़ना, अश्विनी जी पहले आप। कि अभी बात आ रही थी कि भी R&D की, मैं आपको थोड़ा तथ्यात्मक बता देता हूं कि 2013-14 में मात्र 4000 पेटेंट दाखिल किए गए और उनको दिया गया, और 2024-25 में ये संख्या 1,03,000 पहुंच गई। तो यानी R&D और जो जिसको इनोवेशन या R&D पर खर्च की बात करते हैं, हम खर्च या चाहे कम भी करें, लेकिन अपने देश में इस समय R&D एक बहुत बूम पर है। 1,03,000 ये तो आंकड़ा सबके सामने है, ऐसा कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन R&D के बारे में और देश में इनोवेशंस के बारे में इस सरकार के दौरान काफी काम हुआ है। 4,000 से 1,03,000 पहुंचना ये कोई सामान्य बात नहीं है पेटेंट ग्रांट्स के बारे में। ठीक है, निकट बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला कि मनीष तिवारी जी ने जाकर बोला, बिल्कुल मनीष तिवारी जी ने जाकर बोला कि ट्रंप का कोई भी योगदान नहीं था सीज फायर में, मीडिएशन में, हेल्प में, जो वो लगातार ट्रंप बोलते आए हैं। 8 जगह उन्होंने अलग अलग दफा इस बात को कहा। मान लेते हैं, मैं तो कह रही हूं, मैं तो बस एक सवाल पूछ रही हूं, चारू जी से उम्मीद रखती हूं कि सवाल का जवाब देंगी। पूर्णिमा जी, 2019 से 2024 तक 6 यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुई, और 2019 में आपको याद होगा 2019 में ट्रंप ने मुलाकात करी थी व्हाइट हाउस में इमरान खान, जो तब के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पाकिस्तान के, और उनसे कहा था मिलने के बाद कि मैं हफ्ते भर पहले मोदी जी से मिला था, और मोदी जी ने मुझे कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर आप यहां पर हमें मीडिएशन करा दीजिए। 2 महीने बाद ही जाकर नरेंद्र मोदी जी ने हाउडी मोदी कर दिया। लेकिन मैंने यहां पर क्यों कहा, यूएनजीए के 6 सेशंस हो चुके, जिसमें से पर्सनली 4 खुद नरेंद्र मोदी जी ने जाकर अटेंड करे, 2 जयशंकर साहब ने करे। मैं जानना चाहती हूं, अगर लगातार ट्रंप झूठ बोलता आया है, कभी कश्मीर को लेकर, कभी अभी सीज फायर को लेकर, तो क्यों आपने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ये मुद्दा नहीं उठाया? चलिए 6 बार आपने नहीं उठाया, चलो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती, लेकिन क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, चारू जी यहां पर बता के जाए, पार्टी लाइन की बात कर रही थी कि 2025 में अब जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होगी 2026 में होगी, क्या नरेंद्र मोदी जाकर प्रधानमंत्री के तौर पर वहां बोलेंगे कि लगातार ट्रंप ने 8 दफा झूठ बोला कि उन्होंने मीडिएशन कराई, हेल्प कराई, सीज फायर कराया, जबकि ऐसा नहीं था, कि ट्रेड पे धमकाया? ये बोलना चाहिए। मैं बोलती हूं, मैं भारतवासी हूं, और चारू जी भी उतनी ही नेशनलिस्ट है ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी में तो अलग से कूट कर भरा होता है नेशनलिज्म, मुझे लगता है। तो अगर जो आप कह रही हैं अभी निकल, जो व्यक्ति अगर ऐसा भारत में, तो प्रधानमंत्री को मैं ये कह रही हूं कि अगर ऐसा जो आप चाहती हैं अगर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ये चैप्टर कांग्रेस क्लोज कर देगी, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज कांग्रेस। जाहिर सी बात है, जब आप ट्रंप को हड़का देंगे और बता देंगे कि इस तरह मेरे देश के ऊपर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, उपहास उड़ाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जगह जाकर मेरे देश के बारे में झूठ फैलाने की जरूरत नहीं है, तो मैं तो वाहवाही करूंगी। तो कैसे आपको यह समझ में आएगा जब प्रधानमंत्री ने खुलकर यह कह दिया कि भाई 2 देशों के बीच ये द्विपक्षीय बात थी, किसी तीसरे का हस्तक्षेप हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब आपको ये बात समझ में नहीं आई? आपने भी नहीं सुना मैंने क्या कहा, आपने भी नहीं सुना मैंने क्या कहा। जयशंकर जी ने भी 2019 से 2024 में 6 बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसमें 4 बार नरेंद्र मोदी खुद। ठीक है, जल्दी से चारू 30 सेकंड्स रख रही हूं, बस चारू 30 सेकंड्स प्लीज, समय कम है, 30 सेकंड्स रख रही हूं चारू। क्यों नहीं बोला जयशंकर साहब ने 2 बार में, क्यों नहीं बोला? हाँ। जब देश की बारी आती है ना, आपके रैंट का फायदा केवल पाकिस्तान को होता है, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब स्पष्ट रूप से हमारे देश के डीजीएम ने दिया,
हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। अब इन तीनों की बात सुनने के बावजूद, समझने के बावजूद अगर आप यही सवाल उठाती रहती है तो क्या भारत के पक्ष में बोल रही हैं? अगर आप फिर भी वही सवाल उठाती हैं तो क्या आपके नेता भारत के पक्ष में बोल रहे हैं? अगर उन्हें समझ नहीं आता तो शर्मनाक बात है, और समझ आने के बाद भी आप बरगलाने का काम करते हैं तो चुल्लू भर पानी। सवाल कुछ और है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का काम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से करा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लगातार झूठ बोल रहे हैं ट्रंप, और आप लोग बोल ही नहीं रहे, धमका ही नहीं रहे। वो धमका रहे आपको ट्रेड पर, ये कहते और आप बोलते ही नहीं है कि नहीं कैसे धमकाया। मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे समय पर इतना ज्यादा ऑब्सेशन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्यों है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस बात को। अभी भी आप लोग उसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना। किसने करा था हाउडी मोदी? अरे ठीक है ना मैम, अगर हाउडी मोदी एक सेकंड, तो हाउडी मोदी करने में मुझे ये बताइए कि आपको राष्ट्रपति अगर यूएस, सुनिए मैडम, निकट एक बात सुनिए, हर एक सरकार ने बहुत कुछ किया है, हर एक सरकार ने बहुत कुछ किया है। ऐसे में ऑब्सेशन इतना डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्यों है भाई? आपको भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है, उसको लेकर आप बधाई नहीं देती। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूत कदम बढ़ा रहा है, उसको लेकर आप बधाई नहीं देती। देशवासियों से प्रधानमंत्री एक अपील करते हैं, आप उसमें नहीं जुड़ना चाहती, क्यों? सुनिए कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए ना हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, इनके युवा मोर्चा, महिला मोर्चा ने हवन करे थे ट्रंप के लिए। वो किसने करा था? ऑब्सेशन उसे कहते हैं। जो मैं कह रही हूँ वो सवाल पूछना है। नहीं, हाउडी मोदी, अब की बार हम केवल ये देखते हैं कि हमारे देश का फायदा किसमें है। इंडिया फर्स्ट कंट्री है हमारी, कांग्रेस की तरह फैमिली फर्स्ट की पॉलिसी पर नहीं जीते। अच्छा, हाउडी मोदी में देश का फायदा है, आपकी बात ट्रंप सरकार में देश का फायदा है। धन्यवाद जानू जी, धन्य हो आप कि आपने बता दिया कि ट्रंप सरकार बनाएगा तो ही भारत का फायदा होगा। बहुत बढ़िया, पार्टी लाइन चेक कर लो। नहीं सकती है, फटकार ना पड़ जाए मीडिया सेल से, 8 नंबर कमरे से। डोंट बी सो चीप ना, इतना नीचे मत कर लो। क्योंकि अगर आपको ये देश में दिखाई देता तो मैं नहीं मानती कि आपका कोई घर है। का चुनाव लड़ अभी आपने मुझसे मेरी पार्टी लाइन पर सवाल पूछा, वो चीप नहीं था, वो चीप नहीं था। मेरे नेता को लगातार आप इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी मेरे नेता पे करते हो, अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं करते। जो मेरी कर्नल सूफिया कुरैशी बहन को ये बोल देता है कि वो आतंकवादियों की बहन है, मुझे बताओगे आप? नीचता पे तो आप लोगों की पार्टी के नेता उतर आए हैं, जो सेना को नतमस्तक है बोलते हैं नरेंद्र मोदी के चरणों में, जो ये बोलते हैं कि आप जो पहलगाम में शहीद हुए लोग, उनकी पत्नियों में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, हिम्मत नहीं थी। इधर आप लोग बार अपने रूट को चेंज करते हैं, और मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ। निकट प्लीज मेरी बात सुनिए। चारू एक सेकेंड, इधर उधर बार डिविएट होने का क्या मतलब है? राहुल गांधी ने क्या चीन की तारीफ नहीं की? क्या आपकी जब सरकार रही तो चीन पर निर्भरता को खत्म करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए? भारत का कंपैरिजन चीन के साथ बार किसने किया? भारत की फॉरेन पॉलिसी पर किसने बार सवाल उठाए? जब अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते अच्छे होने लगे तो उसको लेकर कौन क्रिटिसाइजिंग मोड में रहा, किस तरीके से रहा? आज डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट के बाद जब देश के प्रधानमंत्री, देश के विदेश मंत्री बार एक बात का जिक्र करते हैं, उस पर आप लोग यकीन करना नहीं चाहते। ये किस तरीके का प्रोपेगेंडा है? फिर तो अपने पॉलिटिकल मीन्स है ना। हम भारत की मजबूती में पॉलिटिकल मींस को किस हद तक लाना चाहते हैं, ये तो हमें तय करना पड़ेगा ना। अश्विनी महाजन जी, मेरा एक बहुत अच्छा सा सवाल था सर, मेरा एक बहुत अच्छा सवाल था सर, और उसी अपील के साथ जो प्रधानमंत्री ने आज की, मैं बहुत लोकल लेवल पर आपसे समझना चाहती हूं। और क्योंकि आप राष्ट्रीय सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के, गांव तक कैसे सर बार चीन के प्रोडक्ट्स की निर्भरता का जिक्र होता है, कैसे गांव तक ये जागरूकता फैले, कैसे गांव में हम स्टार्टअप्स ऐसे देखें जो कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दें और चीन जैसे देशों पर निर्भरता को कम करें। ये जागरूकता गांव तक, रूरल एरियाज तक कैसे पहुंचेगी, कैसे किया जाएगा इसे अचीव? देखिए, लंबे समय से स्वदेशी जागरण मंच ये काम कर रहा है। अब प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद इस बात को और गति मिलने वाली है। और अभी मैं बहुत से ऐसे ट्रेडर्स एसोसिएशंस के साथ मिल रहा हूं जो ये इस बात का प्रण ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भारत जो दिल्ली में कैट और बाकी संस्थाओं ने मिलकर के एक प्रण लिया
कि आगे से हम विदेशी सामान और चीन का सामान नहीं खरीदेंगे, ना बेचेंगे। तो यानी कुल मिलाकर के पूरे देश में एक लहर चली है। 2016-17 में भी ये विषय चला था, और जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया था, तो उसको किसी बात को और अब आगे लेकर के जाने की जरूरत है कि आज जब भारत के ऊपर आक्रमण करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो चीन और 30 सेकंड सॉरी सर, प्रेम सर जल्दी से। देखिए, मैं तो लगभग कुछ साल पहले होने वाला डिबेट पुराना फिर से पैदा होता हुआ देख रहे हैं, और कोई भी देश आगे बढ़ता है तो ये कंपैरिजन कि उस काल में इतना हुआ, इस काल में इतना हुआ, इसका ये अनंत कथा है। लेकिन ये बहस आज हो रही है मेरे ख्याल से। देखिए, सीज फायर के बाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में डिमोरलाइजेशन था, उनको मॉरल बूस्टअप करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का जो शौर्य है, पराक्रम है, जो सर्वमान्य है, उसको सामने रखना और आत्मनिर्भरता को एक तश्तरी में पेश करना, ताकि उस डाउन हुए मॉरल को ऊंचा किया जा सके। ठीक है सर, लेकिन कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया को एक एक्सेप्टेंस के तौर पर और एक मजबूत विकल्प के तौर पर, भारत की मजबूत होती शक्ति के तौर पर हम आगे लेकर जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि भारत 24 भी प्रधानमंत्री की इस अपील में अपना योगदान देना चाहता है, और साथ ही सारे दर्शक भी प्रधानमंत्री की इस मुहिम में साथ जुड़े, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चारों। निखत, आपका भी शुक्रिया। अश्विनी महाजन जी, प्रेम सर, थैंक यू सो मच। सर्वेश जी, चर्चा का आप हिस्सा बने।